हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे फाइनल टेस्ट 4 के बारे में। पटवार टेस्ट सीरीज 2.0 का एनालिसिस अपन कर रहे थे साथियों। तो आज ये है फोर्थ फाइनल टेस्ट है। एक टेस्ट और बचेगा, बाद में अपने के पाँचों फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल जाता है, यदि x बराबर वाई जेड है तथा यदि y और z प्रत्येक में उसके मूल मानों में 20% की कमी हो जाती है तो y के मान में कमी कितने प्रतिशत है। देखो साथियों, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। ये कह रहा है कि x बराबर कह रहा है वाई जेड कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर से पहली बात क्या कर रहा है कि y के अंदर से 20% की कमी कर दो तो y माइनस का 0.2y बराबर आपके पास में कितना आ गया, 0.8y आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अपन बात करें z के अंदर से कमी करता है, कितने परसेंट कमी करता है, ये दोबारा से 20% की कमी करता है तो पॉइंट कितना जाता है साथियों, z माइनस का 0.2y बराबर आपके पास में कितना आ गया, 0.8z आ गया। फिर बाद में अपने पास में से क्या चीज़ माना गया साथियों, x और y का माना जाता है और z का भी आ गया। तो बाद में जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से मान रख दो। यहाँ पर से x बराबर आपके पास में क्या है, ये वैल्यू आई y की, ये वैल्यू आई z की। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, ये जाता है 0.8y। ठीक है, और दूसरा 0.8z आ गया। बाद में जब इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर आपके पास में कितना आ गया, 0.64yz आ गया साथियों। कितना आ गया, 0.64yz आया। बाद में अपने को बताना है कि परसेंटेज में कमी बतानी है। परसेंटेज में कमी बताने के लिए अपन क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से yz माइनस का 0.64yz अपॉन का yz आ जाता है और गुणा 100 आ जाता है साथियों। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 36% की कमी। ऑप्शन नंबर पहले वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से यहाँ पर से देखो, ये थोड़ा सा याद चेंज कर लेना कि बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुनी जा सकती हैं। तो साथियों यहाँ पर 8 बुनकर हैं, याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मिसप्रिंट हुआ है तो 8 लिख लेना, यहाँ पर से ये आएगा। अब इसको अपन हल करने के लिए अपन फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 1/4 बराबर आपके पास में 8 गुणा 8 गुणा 1/x आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 16। ऑप्शन नंबर चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाडलो। यहाँ पर से दे रखा है कि 3 राशियाँ हैं a b c, इस प्रकार हैं कि b a का साधारण ब्याज है तथा c b का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो a b c में आपको संबंध बताना है। देखो साथियों, इसमें क्या करा है, यहाँ पर से एस आई बराबर आप क्या जानते हो, PRT जानते हो, PRT बटा 100 जानते हो। ठीक है, बाद में ये कह रहा है कि b है वो a का साधारण ब्याज है तो b बराबर मैं ये लिख सकता हूँ ना, a गुणा r गुणा t बटा 100। ठीक है, जब इसको अपन ने हल किया तो अपने पास में से क्या आ गया साथियों, यहाँ पर से आ गया b बटा a बराबर आ जाता है RT बटा 100 आ गया। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है वो सेम टू सेम अपन अप्लाई कर देते हैं। c बराबर आपके पास में कितना आ गया, BRT बटा 100 आ गया। तो इसको अपन क्या करेंगे, c बटा b बराबर आपके पास में RT बटा 100 आ जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों को बराबर रख दो। दोनों को बराबर रखोगे तो आपके पास में ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, b बटा a बराबर c बटा क्या बच जाएगा साथियों, ये बच जाएगा b बच जाएगा। तो आपके पास में जब इसको वज्र गुणा करोगे तो b स्क्वायर बराबर आपके पास में AC आएगा। तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा, पहले वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करा है कि नेहा ने कुछ धनराशि 6% दर से 2 वर्षों के तथा एक अन्य धनराशि 7% दर से उतने ही समय के लिए कर्ज दी। उसे समय की समाप्ति पर 2,478 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। यदि पहली धनराशि 1/4 दूसरी धनराशि के 1/5 के बराबर हो तो कुल धनराशि क्या है जो वह कर्ज के रूप में दी थी। सबसे पहले जो पहला बात कही गई है अपन उसी के हिसाब से बात करेंगे। पहला जो धन है मैं उसको P1 मान लेता हूँ। तो साथियों जैसे इंटरेस्ट आएगा तो वो I1 आ जाता है। तो यहाँ पर से क्या आएगा, P1 इंटू 6 गुणा 2 आ जाता है बटे 100 आ जाता है। तो अपने पास में से 12P1 बटा 100 आ गया, ये आ गया। दूसरी बार जब उतना ही वो कितना देता है साथियों, वहाँ पर से देता है वो अन्य धन देता है, उसको मैं P2 मान लेता हूँ। 7% के लिए देता है और 2 वर्ष के लेता है।
यहाँ पर से बराबर आपके पास में कितना आ गया 14P2/100 आ गया। बाद में क्या कर रहा है कि साथियों यहाँ पर से I1 प्लस का I2 बोले तो देखो दोनों धनराशि है, कुल धनराशि ब्याज के रूप में इसको कितनी मिल रही है, ये मिल रही है 2478 रुपये उसको मिल रही। इतना मिल रहा है उसको। I1 और I2 की वैल्यू आ गई, कितने आ गए यहाँ पर देखो, ये दोनों के दोनों आ जाती हैं। यहाँ पर से 12P1/100 प्लस का 14P2/100 आ जाता है, बराबर आपके पास में जाता है 2478 रुपये आ जाता है। अब जब इसको हल करोगे तो आपके पास में क्या आएगा साथियों, यहाँ पर से इसका एलसीएम लोगे तो इधर चला जाता है ये, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में से 12P1 प्लस का 14P2 बराबर आपके पास में ये 100 है, ये इधर चला जाएगा साथियों। जब अपने पास में से 247820 और आ जाते हैं। यहाँ तक अपन ने निकाल लिया। बाद में ये क्या करा है कि यदि पहली धनराशि 1/4 मतलब कि मैं 1/4 P1 कर लेता हूँ, और बाद में क्या करा है कि दूसरी धनराशि है ना उसका 1/5 मतलब कि 1/5 P2 आ जाता है। इस प्रकार की कंडीशन हुई तो यहाँ पर से साथियों अपन में किसके निकालेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे। तो P1 बराबर कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 4/5 P2 आ जाएगा। ये वैल्यू आप कहाँ पर रखोगे साथियों, ये जो इक्वेशन निकाली थी ना इस इक्वेशन में रख दो। इसको छोटा इक्वेशन कर लेते हैं। देखो साथियों किस प्रकार से आ जाता है छोटी इक्वेशन, 6P1 आ जाता है प्लस का 7P2 आ जाता है, बराबर आपके पास में से कितना आ गया साथियों 123900 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ पर से मैंने क्या निकाला, यहाँ पर से P1 की वैल्यू निकाली थी ना, ये 4/5 P2 निकाली थी। ये इस इक्वेशन के अंदर से अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में से P2 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। जो P2 बराबर आपके पास में कितना आएगा लाडले, वो आएगा 10,500 रुपये। P2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है साथियों, यहाँ पर से इस वैल्यू को आप इसमें रख दो। यहाँ पर से अपने पास में से कितना आएगा 4/5 और साथ ही 10,500। ठीक है, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी साथियों। तो P1 की कितनी आएगी, यहाँ पर जाएगी 8,400 आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 10,500 प्लस का 8,400 रुपये, दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 18,900 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 4 को सही कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात करना है। इसमें से क्या लगाना है अपने को, देखो अपने पे यहाँ पर से लगाएंगे P साथ में ही 1/R/100 इंटू T आ जाता है। A बराबर यहाँ पर जो भी चीज़ें मान दे रखी है उसको रख दो। यहाँ पर से कितना है, पहले 3 वर्ष के लिए बराबर में बात करेंगे तो 6,690 बराबर आपके पास में है साथियों P प्लस का 1R/100 है, और समय कितना है साथियों 3 वर्ष आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा कितना दे रखा है साथियों 10,035 दे रखा है। यहाँ पर से इसको अपन बोल सकते हैं कि क्या P ही बोल सकते हैं, वो धनराशि है, और प्लस का R/100 आ जाता है। इसको अपन कितना समय दे रखा है 6 वर्ष दिया गया है। तो आपके पास में 2 इक्वेशन बनकर आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दोगे, आपके पास में क्या मिलेगा 10,035/6,690 बराबर आपके पास में क्या बचेगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 यहाँ पर बचेगा साथियों, वो आएगा 1 प्लस है R/100 आएगा। ठीक है, इधर ये भी कट जाता है साथियों, तो ये 3/2 बचता है। अब यहाँ पर से ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो आपके पास में क्या बचेगा साथियों, यहाँ पर से बचेगा 6,690 बराबर आपके पास में जाता है P, और ये जो वैल्यू है वो किस में रखोगे, वो इसमें रख देते हैं, तो अपने पास में से आएगा 3/2 P आ जाता है साथियों। कितना आएगा, P तो रहेगा, तो यहाँ आएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर से P की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, तो साथियों कितना आएगा 6,690 गुणा 2/3 आ जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 4,460 रुपये, ऑप्शन नंबर पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों, ये जो सवाल है ये आपको मैंने करवा चुका हूँ, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज में आया है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 अवधि जमाओं में 16,400 रुपये इस प्रकार बांटा कि दोनों की 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा होगी। साथियों
ये वाला सवाल आप खुद हल करने की कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ये मैं करवा चुका हूँ, ये अपनी पटवार की टेस्ट सीरीज में आया था सवाल, ठीक है। तो इसको आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या रहा है, और नहीं आता तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक का अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक उस पर अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस तरह से उसे 165 रुपये का लाभ होता है। उस पुस्तक का MRP आपसे पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका अपन मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में क्या माना, एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ पर से साथियों जो उसका मार्क प्राइस है MP बोले तो अंकित मूल्य कितना आ गया, एक्स प्लस का 0.50 अपने पास में से क्या 50% अधिक अंकित करा तो 0.50 एक्स आ गया, तो अपने पास में कितना आया 1.5 एक्स आ गया, ये MP आ गया। इसी प्रकार से बात करें साथियों अपन SP के बारे में, तो SP अपन कितना जाता है 1.5 एक्स, माइनस का कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है माइनस का जाता है साथियों यहाँ पर से 0.15 इंटू आ जाता है 1.5 आ जाता है साथियों। एक्स बराबर आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 1.275 एक्स आ गया। इतना मालूम हो गया। बाद में इसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 165 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर से कितना करेंगे 1.275 माइनस का एक्स, ठीक है। यहाँ पर दोनों के साथ में एक्स है, ये याद रखना, माइनस एक्स बराबर आपके पास में जाता है साथियों 165 रुपये का लाभ बता रहा है। दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया साथियों, यहाँ पर से 2.275 एक्स बराबर आपके पास में 165 आ जाता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा 165 बटा 0.275। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 600 रुपये, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया कि 1 किलो चाय तथा 4 किलो कॉफ़ी का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि चाय को 20% लाभ पर, कॉफ़ी को 10% लाभ पर बेचा जाए तो कुल 34 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक किलो चाय और तथा कॉफ़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉफ़ी है, उस कॉफ़ी का 1 किलो जो चाय अपन 1 किलो जो चाय है उसके बारे में बात करें। 1 किलो चाय के बारे में बात करें तो उसका जो मैं मूल्य मान लेता हूँ वो एक्स मान लेता हूँ, उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा बात करें 1 केजी चाय होगी। अब बात करते हैं कॉफ़ी, इस कॉफ़ी का मैं मूल्य मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ। बाद में क्या करा, देखो यहाँ पर से ये दोनों की बात कर रहा है कि एक्स प्लस का 4y बराबर आपके पास में 300 दे रखा है। जैसा दे रखा है उसी के हिसाब से अपन ने काम किया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रख दी। बाद में साथियों क्या कर रहा है कि 20% लाभ और दूसरा 10% लाभ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर साथियों अपन किस प्रकार से करेंगे, इसको अपन करेंगे कि जैसे 0.20% है तो इसको अपन 0.20x कर लेते हैं। उसी प्रकार से कॉफ़ी के बारे में बात करें तो साथियों कितना है 10% की बात हो रही है, तो ये 4y का 10% अगर बात करें तो कितना गया 0.40y आ जाता है साथियों। तो इसके बाद में आपके पास में क्या इक्वेशन बनेगी, इसके बाद में आपको इक्वेशन बनेगी 0.20x प्लस का 0.40y बराबर आपके पास में कितना आ गया 34 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। बाद में अपने को क्या है इक्वेशन 1 से अपन क्या निकाल सकते हैं साथियों, यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो कितना आएगा 300 माइनस का 4y ये आ जाता है। x की वैल्यू ये निकाली और ये यहाँ पर से पुट कर दो आपके पास में, तो आंसर कितना आएगा देखो 0.20 तो था ही, और साथ में ही 300 माइनस का 4y प्लस का 0.40y बराबर आपके पास में कितना है साथियों 34 दे रखा है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, वो 65 रुपये आ जाएगी। अब ये जो 65 हैं साथियों ये किस में रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। इसमें जब जैसे ही वैल्यू को रखा आपने x प्लस का 4 गुणा 65 बराबर आपके पास में से 300 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आएगा x बराबर आपके पास में आ जाता है, ये आ जाता है 260 आ जाता है, और प्लस का बराबर 300 आ जाता है, और यहाँ पर से कितना आएगा x बराबर 300 माइनस का 260 बराबर आपके पास में से 40 आ जाता है, ठीक है। यह आया तो आपके पास में जो आंसर आया वो कितना आया साथियों, वो आ जाता है 40 और 65 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ये पहले वाला सही रहेगा, ठीक। ये 40 आ गया और ये 65 आ गया। दूसरा बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या कहा गया कि किसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों का 1/4 भाग ने पूर्णांक का 2/5 अंक
1/8 भाग ने पूर्णांक का 4/5 अंक तथा 2/5 भाग के छात्रों ने पूर्णांक का 3/4 अंक प्राप्त किया तथा शेष छात्रों ने पूर्णांक का 1/5 अंक प्राप्त किया। यदि छात्रों की औसत प्राप्तांक आपको 327 हो तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करें, जो अपन पूर्णांक है उसको अपन मैं अक्स मान लेता हूँ। यहाँ पर से क्या कर रहा है साथियों, 1/4 है। इस 1/4 ने कितना अंक प्राप्त किया, 2/5 अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो इसको अपन जब निकालेंगे तो अपने पास में से क्या आएगा, 1/4 छात्र थे और उन्होंने कुल अंक का कितना किया साथियों, 2/5 का हल किया, तो यहाँ आपके पास में कितना आया, 1/10 आया। दूसरी जो कंडीशन आती है सेम टू सेम अपन बात करते हैं, 1/8 है, उसको अपन बात करें तो 1/8 और 4/5 है, तो इसको अपन हल करेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, सेम 1/10 अक्स आएगा। ठीक है, शेष बचता है, शेष कितना हो गया साथियों, 1 आ गया। 1 के अंदर से अपने को कितना निकालना है, 1/4, तो ये आ गया, और बाद में बात करें तो 1/8 ही आ गया। शेष बचा 5/8 स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर से साथियों कितना बता रहा है, शेष का बता रहा है 1/5 बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 5/8 इंटू 1/5 अक्स आ जाता है, तो अपने पास में से 1/8 अक्स आ जाता है। अब अपने पास में से इसको कुल करते हैं तो टोटल कितना आएगा, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तीनों को जोड़ते हैं तो अपने पास में से कितना निकलेगा, देखो 1/10 अक्स प्लस का 1/10 अक्स प्लस का 1/8 अक्स आ गया। एलसीएम लेकर अपने पास में से कितना आएगा, 13/40 अक्स आ गया। बाद में ये क्या कर रहा है साथियों, बाद में ये कर रहा है कि 13/40 अक्स इंटू बराबर अपने पास में कितना है, 327 दे रखा है। यहाँ पर से अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, तो कितने आएगी साथियों, वो आ जाती है 327 गुणा 40/13 आ गई। जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 600। ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या सवाल क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट सवाल में क्या गया है, किसी व्यक्ति की जितनी भी आय है उसका 1/3 भाग वह 3, 2 और 4 अनुपात में क्रमशः भोजन, वस्त्र और शिक्षा में खर्च करता है। आय का 2/5 भाग वह यातायात पर तथा शेष मनोरंजन पर क्रमशः ये करता है 4 और 5 में अनुपात में खर्च करता है। शेष है वो 2700 रुपये वह बैंक में जमा कर देता है। ज्ञात कीजिए कि वह भोजन, वस्त्र और यातायात पर कुल कितने रुपए खर्च करता है। अब अपन क्या करेंगे साथियों, इसको एकदम सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उस बंदे की मैं इनकम आई मान लेता हूँ, आई माना तो उसके अंदर से वो 1/3 खर्च कर देता है, मतलब कि 1/3 आई का वो खर्च कर देता है, जिसके अंदर से टोटल कितना करता है, 3 करता है, 2 करता है और 4 करता है। इसका टोटल कितना आ गया साथियों, 9 करता है। सबसे पहले बात करें भोजन के बारे में, तो भोजन का कितना कर रहा है साथियों, यहाँ पर से भोजन का निकालेंगे तो 3/9 गुणा 1/3 आई निकालेंगे तो अपने पास में से 1/9 आई बचेगा। दूसरा बात करते हैं, अपने को किस पे पूछा गया, वस्त्र पर पूछा गया। ये लो भाई वस्त्र पर कितना निकालेंगे, 2/9 गुणा 1/3 आई निकालेंगे तो अपने पास में से 2 बटा कितना जाता है साथियों, यह जाता है 21 आई बचता है। इतना आपने निकाल लिया। अब देखो साथियों, अब आपके पास में क्या है, वो आय का 2/5 भाग है वो मनोरंजन और किस पर करता है, यातायात पर खर्च करता है। तो ये 2/5 आय का अपने पास में से खर्च करता है। इसका जो परिवहन और मनोरंजन है वो टोटल कितना हो गया, 4/5 बराबर आपके पास में 9 आ जाता है। यातायात के बारे में निकालना, तो यातायात के बारे में निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/9 गुणा 2/5 आई आ जाता है। तो अपने पास में कितना आएगा, 8/25 आई आ गया। दो तीनों कंडीशन है वो सर आपको पता चल गई है। अब अपने पास में से जो शेष बचता है वो 2700 रुपये वो जमा करा देता है। कराने दो भाई 2700 रुपये जमा उसको। अब देखो साथियों, अपन क्या करेंगे, आई उसकी टोटल इनकम है, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या खर्च कर रहा है, देखो 1/3 है वो पहले खर्च कर रहा था, कितना खर्च कर रहा था, 1/3 आई खर्च कर रहा था। बाद में साथियों 2/5 है वो यातायात और मनोरंजन पर खर्च कर रहा था, तो 2/5 आई आ जाता है। और बाद में उसके पास में शेष पल बचता है साथियों 2700 रुपये। यहाँ से आप आई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी साथियों, वो आएगी 10,125 रुपये आ जाएगी। ये आई की वैल्यू आ गई। अब देखो साथियों, यहाँ पर से क्या कर रहा है कि भोजन, वस्त्र और यातायात के बारे में पूछा गया है। तो मैं सारी की सारी वैल्यू निकाल चुका हूँ। एक ये निकाली है, दूसरी ये निकाली है और तीसरी कौन सी निकाली है साथियों, ये निकाली है। इन तीनों को आप जोड़ दो, 1/9 आई प्लस का 2/27
आई आ जाता है, प्लस का 8/45। यहाँ पर से 25 नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 8/45 है, 8/45 आई आ जाता है। ठीक है, और जब इन तीनों को जोड़ते हो तो अपने पास में से आई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली हुई है अपन ने, कितना है 10,125 निकाली है। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी साथियों, ये आ जाती है यहाँ पर से 1125 आएगी, और इसकी आ जाती है साथियों 750 आ जाती है, और इसकी आ जाती है 1800 आ जाती है। इन सभी को आप जब जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3675। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया है, देखो कहा गया है कि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x बराबर आपके पास में 2, 3, 4 अनुपात में दे रखा है। साथ ही बताया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27 दे रखा है, तो z की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब मैं देखो साथियों, इसमें x प्लस वाई बराबर मैं इसको मान लेता हूँ क्या, ये 2 के रख देता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा कौन सा है, y प्लस जेड है, इसको मैंने 3 के रख दिया गया, और अगले वाले को 4 के रख दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को आप जोड़ दो, तो आपके पास में क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपके पास में 9 किया जाता है। ठीक है, इतना आपने फाइंड कर लिया। बाद में आपको क्या कहा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 27 कहा गया है, तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू कितनी है, 27 बता रखा है, तो 2 गुणा 27 बराबर आपके पास में से 9 किया जाता है। तो यहाँ पर से जो k की वैल्यू आएगी लाडले, वो 6 आ जाती है। बाद में अपने पास में से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपके पास में 27 पहले से ही बता रखा है। साथ ही बात करें x प्लस वाई की का वैल्यू कितनी है साथियों, 2 की आ जाती है। 2 के प्लस का z बराबर आपके पास में से 27 आ गई। ठीक है, यहाँ पर से k की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 6 निकाली साथियों, तो 2 गुणा 6 प्लस का z बराबर आपके पास में 27 आ गई। तो z बराबर आपके पास में कितने आई साथियों, ये 27 माइनस का 12 बराबर आपके पास में से कितना आ जाता है साथियों, 15 आ जाता है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे से पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। इन गोलियों की संख्या आपको बतानी है। इसमें कुछ नहीं करना साथियों, इसमें बड़े गोले का जो आयतन है वो रख दो, और छोटे गोले का आयतन है उसका भाग दे दो इसमें से। तो यहाँ पर से कितना आएगा, 8 की क्यूब बटा जाता है साथियों, कितना आएगा 0.5 की क्यूब आ जाता है। तो ये आपके पास में कितना आएगा, 512 बटे 0.125 आएगा। जब इसको हल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाता है साथियों, 4096 आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कहा गया कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बेलन का वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन का संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात है वो 1:3 है, तो गोले का अनुपात आपको बताना है। मतलब कि क्या कर रहा है साथियों, दोनों की जो त्रिज्या है वो बराबर बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर से क्या कर रहा है, आर बराबर एच बराबर आर, ये कह रहा है, ये कंडीशन आ रखी है। पहले बात करें बेलन के बारे में, तो बेलन का कितना आयतन 2πr² आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से गोले के बारे में बात करें तो 4/3 πr की क्यूब आ जाता है। यहाँ पर से क्या कह रहा है कि इनका अनुपात है वो 1:3 के बारे में बात हो रही है, जो 2πr² बटा 4/3 πr की क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पर से 1/3 बता रहा है। जैसा इसमें से जो कट रहा है तो यहाँ पर से ये कट जाएगा, और r की जो वैल्यू आएगी साथियों वो आएगी 9/2। कितनी आएगी, 9/2। अब क्या कर रहा है साथियों, देखो गोले के आयतन के बारे में बात हो रही है। r की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो यहाँ पर से 4/3 पाई, और r की क्यूब कितना साथियों, ये भी अपन ने निकाला है, कितना है 9/2 का। यहाँ पर से आता है साथियों ये क्यूब आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 243 π/2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी वो पूछा गया। सबसे पहले बात करें तो साथियों मैं वर्ग की जो भुजा है वो अक्ष मान लेता हूँ, या फिर आप ए मान लेना। उसका जो क्षेत्रफल हुआ तो a² होता है, भुजा स्क्वायर है तो अक्ष स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करा कि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है, तो ये अक्ष प्लस 5 हो गई। इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है साथियों। यहाँ पर से कितना आएगा, अक्ष प्लस 5 का
स्क्वायर माइनस का इनका जो वर्दी हो रही है 165 की बता रहा है, तो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, बराबर आपके पास में 165 आ जाता है। जब आप इसको हल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का आ जाता है साथियों 10 एक्स आ जाता है, और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास में 165 आ जाता है। इसमें से क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये उधर 25 उधर जाएगा तो अपने पास में से कितना आ गया 140 आ गया, तो एक्स बराबर आपके पास में से 14 आंसर बच जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरे वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं साथियों जीके के। सवाल दे रखा है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी साथियों वो थी गिरिवर्जा थी। देखो साथियों, मगध की राजधानियों के बारे में बात करें तो पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी साथियों, गिरिवर्जा थी। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरी जो राजधानी थी वो थी राजगृह थी, और जो तीसरी राजधानी थी जो अपन अभी सभी रटे रहते हैं तो वो कौन सी थी साथियों, वो थी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये तीनों राजधानी थी, ये सीक्वेंस में है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है लाडले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो उस समय जो शासक था वो था महमूद बिन तुगलक था साथियों। इब्न बतूता की एक यात्रा वृत्तांत है, वो भी याद रखना, नाम आता है उसका रिहला आता है। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो इसकी जो राजधानी है ये दौलताबाद बनाता है दिल्ली से। ठीक है, क्या बनाता है साथियों, दौलताबाद बनाता है राजधानी। और बात करें इनके बारे में तो इनके द्वारा एक दीवान एकोई की स्थापना की जाती है जो कृषि विभाग से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 16 फरवरी 1527 को बाबर व सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो साथियों कौन सा युद्ध होता है, याद रखना, बयाना का युद्ध होता है। दूसरा बात करें खानवा के युद्ध के बारे में तो खानवा का युद्ध होता है साथियों बाबर और सांगा के मध्य ही होता है, और ये होता कब है तो याद रखना 17 मार्च को होता है, 17 मार्च 1527 को होता है। दूसरा बात करें चंदेरी का युद्ध है तो साथियों ये मेहदीन राय और बाबर के मध्य होता है। ये होता कब है वो भी याद रखना, तो ये 29 जनवरी को होता है, 29 जनवरी 1528 को होता है। दूसरा बात करते हैं बांडी का युद्ध, तो बांडी का युद्ध कहाँ पर होता है साथियों, ये धौलपुर के पास में पड़ता है। ठीक है, और ये होता कब है, ये 1518 में होता है। किस किस के मध्य, राणा सांगा और लोधी के मध्य होता है। अपना जो राइट आंसर है वो बयाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। देखो साथियों, महाराणा जगत सिंह का जो काल था वो कौन सा काल माना जाता है, फिर कब था उसका काल, वो था उसका 1628 से लेकर 1662 तक था। 1662 तक नहीं, 1665 तक था, सॉरी 52 तक था। 1628 से लेकर 1652 तक माना जाता है। बात करें पर महाराणा राज सिंह का जो काल था साथियों, इसके बाद में आता है 1652 से स्टार्ट होकर 1680 तक इनका काल चलता है, तो ये अपना आंसर आ जाता है। करण सिंह के बारे में बात करें तो साथियों 1620 से स्टार्ट होकर 1628 तक इनका चलता है। अमर सिंह के बारे में बात करें, अमर सिंह सेकंड है तो ये 1698 से लेकर कब तक है, 1710 तक आ जाता है। और महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में बात करें तो 1597 से लेकर 1620 तक ये चलता है, तो ये थोड़ी सी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के परिणाम थे, तो कौन कौन से थे। देखो पहला बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी, बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री नियुक्त किया, ये बात भी सही है। तो सारे के सारे आपके कथन एकदम सही हैं और बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पर जो सवाल दे रखा है कि 1875 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। देखो साथियों, सबसे पहले तो 1875 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं होती है, ये 1830 में होती है। ठीक है, कब होती है, 1830 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है, याद रखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। और कहाँ पर की जाती है, तो साथियों ये कलकत्ता में की जाती है। ठीक है,
ये याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। और याद रखना जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना होती है वो 1830 में होती है, न कि 1875 में। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों का कालक्रम अनुसार अपने को जमाना है इनको। सबसे पहले कौन सा होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। दूसरा बाद में बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर होता है, ठीक है। और तीसरा बात करें तो साथियों तीसरा कौन सा होता है? खेड़ा किसान आंदोलन होता है। और रोलेक्ट होता है वो लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो साथियों कौन था? ये जेडी हॉल था, ठीक है। दूसरा बात करें कर्नल एडन, ये जयपुर से था, ठीक है। मैक मोशन के बारे में बात करें तो ये कहाँ से था? ये जोधपुर से था। और एक और बजाता है CL सावर्स, ये कहाँ से था साथियों? ये उदयपुर से था, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र आपसे पूछा गया, तो कौन सा था साथियों? यह जाता है सज्जन कीर्ति सुधाकर, ठीक है, ये था। और ये मेवाड़ से छपता था साथियों। और बात करें साथियों तो इसको 1876 में छापा जाता है पहली बार। और बात करें साथियों इसके जो छापने वाले कौन थे? तो नाम था महाराणा सज्जन सिंह थे। एक बात और याद रखना, राजस्थान का सर्वप्रथम जो समाचार पत्र था वो कौन सा था साथियों? वो आता है मजहरूल महल आता है साथियों। कब छापा था? ये 1849 में छापा जाता था। ये मासिक समाचार पत्र था, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें साथियों तो दूसरा कौन सा था? देखो राजस्थान समाचार पत्र के बारे में बात करें तो राजस्थान समाचार पत्र है ये 1899 था शायद तक, हाँ 1899 अजमेर से छपता था साथियों। और मुंशी समर्थदान चारण थे वो इसको छाप रहे थे। बात करें तरुण राजस्थान के बारे में तो तरुण राजस्थान का आपको पता ही है कि 1923 में छपना स्टार्ट होता है, अजमेर से छपता था और विजय सिंह इसके छापते थे। दूसरा बात करें राजस्थान गजेटियर है ये 1885 से छपता था, अजमेर में छपता था और मौलवी मुराद अली के द्वारा छापा जाता था। अपना जो आंसर रहेगा साथियों ये थर्ड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि बेजोलिया आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने हेतु महात्मा गांधी ने किसे बम्बई बुलाया था? तो किसको बुलाया था साथियों? विजय सिंह पथिक को बुलाया गया था, ठीक है। जानकारी दे देते हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर से लाग बाग कर बढ़ाई गई हैं। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ लेने के बाद में महात्मा गांधी है ना अपनी तरफ से अपना एक सचिव भेजते हैं। उस सचिव का नाम भी याद रख लेना, उस सचिव का नाम आ जाता है महादेव देसाई। इस देसाई को भेजा जाता है। ये सचिव था, किसका था? महात्मा गांधी का था। अरे महात्मा गांधी की तरफ से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 750 से लेकर 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? तो साथियों किसने किया? प्रतिहार ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि चुंडा ने नागौर के किस शासक को पराजित किया? तो किसको किया साथियों? ये जलाल खां को पराजित किया। नेक्स्ट बात करते हैं खालिस्तान और खालिस्तान को टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वाइल्ड करेक्टर की तरह काउंट इफ तथा सम इफ जैसे फंक्शन में एक सर्च कॉर्नरेटिक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन सा आएगा साथियों? वो स्टार और क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। कौन कौन सा करेगी साथियों? याद रखना इसमें से प्रमाणीकरण करेगी, इंटीग्रिटी करेगी और कौन सा है? नॉन रिप्रोड्यूशन करेगी, ठीक है। तो इसका अंदर ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सूत्र में MS एक्सेल का फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं होता? तो लॉजिकल सूत्र होता है, दिनांक और समय होता है, वित्तीय सूत्र होता है, लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन किया जाता है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग OS और रियल टाइम OS था। ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो 5वीं पीढ़ी में SLSI और VLSI का प्रयोग हुआ, ये बात भी सही है। अभी मैंने मेरा जो रिवीजन वाली क्लास ली है ना कंप्यूटर वाली, वो सारी की सारी चीज़ इसमें बता रखी है, जाकर आप देख सकते हो। दूसरा बात करें पाइथन भाषा का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में किया गया था, ये बात भी यहाँ पर से साथियों
ये गलत आती है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, पहला और दूसरा है वो दोनों एकदम सही रहेंगे। नेक्स्ट बात कर, नेक्स्ट वाले के बारे में बात करें साथियों, तो देखो क्या दे रखा है कि FAT विंडोज़ द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला लॉजिकल फॉर्मेट है। तो FAT का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, फाइल एलोकेशन टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीबोर्ड पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को शुरू करने के लिए प्रयुक्त कुंजी कौन सी होती है, तो साथियों F8 होती है। रिवीजन वाली क्लास में मैंने सारा डिटेल में बताया कि F1 क्या काम करती है, F2 क्या काम करती है, F1 से लेकर F12 तक सभी के बारे में बताया है। बात करें F2 का है तो नाम बदलने के लिए करेगा। F6 के बारे में बात करें तो जो वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर जाने के लिए इसको करते हैं, और F12 का क्या करेगा, सेव एज को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात करते हैं तो JPEG का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो साथियों इसको क्या कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, ये भी मैंने रिवीजन वाली क्लास में आपको बताया है, ठीक है। एंटीवायरस है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन डिस्क क्लीनर पर जाता है, लेकिन ये डिवाइस ड्राइवर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। पहला बात करें तो बिट एकल बाइनरी मान 0 और 1 होता है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें 8 OS और 1S स्ट्रिंग बाइट है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें रजिस्टर मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का कार्य करती है, ये बात भी सही है। लेकिन दूसरा बात करें DRAM मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में किसी माध्यम से किसी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फोटो, फाइल और फोल्डर को या फिर किसी वेब पेज पर लिंक बनाया जाता है तो वो हाइपरलिंक से बनाया जाता है, लाडले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है तो MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट हो गया, यहाँ पर चलता है टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, वीडियो कंटेंट के लिए प्री फॉर्मेट कंटेंट को कहा जाता है, तो साथियों उसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एक्सेल वर्कशीट में रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछी गई, तो साथियों Ctrl+9 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो MS एक्सेल में किसी डेटा को फिल्टर या फिर शॉर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चयन किया जाता है, तो किसका करेंगे अपन, डेटा मेन्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो का रेजोल्यूशन बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साथियों मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर पॉइंट को सपोर्ट करने वाले फाइल फॉर्मेट शामिल हैं, कौन कौन से आते हैं साथियों, देखो GIF भी होता है, PNG भी होता है, WMV भी होता है, WAV भी होता है और MP3 भी होता है, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मेट इसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं राजस्थान में होलिका दहन के बाद में किस लोक देवता की जीवनी की गीत गाए जाते हैं, तो तेजाजी के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि लक्ष्मी कुमारी चोंडावत की कहानी हार्डी रानी में सलुम्बर के किस शासक का वर्णन है, तो किसका शासक का वर्णन है साथियों, रावल रतन सिंह का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो बेटी की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो साथियों कौन सा गीत गाया जाता है, याद रखना आम्बो मोरियो गीत गाया जाता है। घोड़ी के बारे में बात करें तो ये निकासी के समय गाया जाता है। लालर है ये पर्वतीय क्षेत्रों का गीत माना जाता है। और काजलियो जो है ये कौन सा था साथियों, ये भाभी द्वारा काजल डालते समय गाया जाता है। एक दो गीत और याद रख लेना जो बेटी की विदाई पर गाए जाते हैं, जैसे कोयलड़ी हो गया, ओल्यू हो गया वगैरह वगैरह। ओल्यू तो बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली कौन सी है, तो साथियों वो हाड़ौती बोली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी दर्शनीय स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, तो कौन कौन सा आता है साथियों, वो आ जाता है एक तो नीलकंठ महादेव है और एक आता है जालीबाव बावड़ी, ये दोनों ही हैं, चिलाए माता का मंदिर नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि जस्मा ओडन किस नाट्य शैली से संबंधित है, किससे होती है साथियों, ये भवाई से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अड़गोजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रित रूप है, तो वो कौन सा था साथियों, सतारा आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर से दे रखा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बात करें तो ब्राह्मण देवता की छतरी कोटा बता रखी है, बात एकदम गलत आती है साथियों। तो ब्राह्मण देवता की जो छतरी है वो मंडोर में है, ठीक है, मंडोर जोधपुर में है। कहाँ पर है लाडले, जोधपुर में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं
यहाँ पर से दिया गया कि लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। तो साथियों क्या कहते हैं, बेवाण कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद माह में आयोजित नहीं होता है। तो कौन सा नहीं हो साथियों, जोहर मेला है, ये भादवे में नहीं भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो किस पर पहना जाता है साथियों, ये सावनी तीज पर पहना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रीजनिंग का सवाल दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और क्रम में आया हर वर्ण को निश्चित करें कि जिसका मूल स्थान से लिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करेगा। तो कौन सा करेगा साथियों, वो याद रखना, वो करेगा ये फोर्थ वाला करेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो साथियों क्या दे रखा है, आप एक तहसील के उप जिलाधिकारी हैं, आपके पास सैकड़ों ग्रामीण मनरेगा से संबंधित शिकायतें लेकर आते हैं और बताते हैं कि ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से फर्जी जॉब कार्ड बनाकर बैंकों से पैसा निकाला जा रहा है और विकास के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति हुई है। आपकी प्रतिक्रिया इस स्थिति में क्या कहोगे। तो सीधी सी बात है साथियों, अपन क्या करेंगे, जो लोग शिकायत लेकर आए हैं उनकी स्वयं जांच करेंगे और बैंक अधिकारियों से मिलकर फर्जी जॉब कार्डों के बारे में, वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी अपन लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, इनपुट आउटपुट का सवाल दे रखा है, आपके पास में ये सवाल दे रखा है इनपुट। इस इनपुट के अंदर से देखो किस प्रकार से सीक्वेंस लगा रहा है, यहाँ पर से जो सबसे छोटा नंबर लेकर आता है और इधर बात करें तो लास्ट में जो कौन सा है अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो आता है उसमें से ये नंबर लेकर आता है। जैसे बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, इस प्रकार से लेकर आता है। दूसरा बात करते हैं दूसरे चरण में, देखो क्या लिखा रखा है, दूसरे चरण में ये 18 आ गया, फिर बाद में 24 आ जाता है, 24 के बाद में यहाँ पर से फैक्ट आ जाता है। इस प्रकार से सीक्वेंस लगा रहा है। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हो। तो आपके पास में सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है, देखो यह इनपुट है, इस इनपुट में दी गई व्यवस्था के अंतिम चरण में दाएं छोर से 11वें तत्व से दाएं छठा तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो साथियों वो कौन सा होगा, सिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दी गई व्यवस्था के अंतिम से पहले वाले चरण के दाएं सिक का स्थान क्या होगा। तो साथियों कौन सा होगा, ये 8वां होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपके पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है कि चौथे चरण में प्रदर्शित होने वाले 67 और 74 के ठीक बीच में कौन सा तत्व है। तो कौन सा तत्व आएगा साथियों, यह आएगा सिक 81 टेप आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर दी गई व्यवस्था में किसी चरण के तत्व आ जाते हैं, यहाँ पर प्लेस 81, 67 और टेप इसी क्रम में विद्यमान है। तो कौन सा आएगा साथियों, ये दूसरा चरण आपको देखने को मिल जाता है। आराम से सवाल हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर नहीं भी होता तो फिर मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सवाल दे रखा है कि 7 पुस्तकें हैं PQRSTUV साथ साथ रखी गई हैं। PQ और T के आवरण नीले हैं। ठीक है, अन्य पुस्तकों के आवरण नीले आवरण है वो लाल रंग के हैं। केवल S और U है वो नई पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकें पुरानी हैं। केवल S और U नई पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकें पुरानी हैं। ठीक है, P, R और S विधि रिपोर्ट हैं और शेष हैं वो गजेटियर हैं। नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन से हैं। तो साथियों कौन से आएंगे, इसका सही आंसर रहेगा वो Q और T रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में एक सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ के अंदर से पूछा गया, देखो यहाँ पर से गेट के आगे वाला पूछा गया, तो कौन सा होगा साथियों, ये आ जाता है ये थर्ड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, विषम युगम को चुनिए। तो विषम युगम कौन सा आएगा, जैसे बोतल मदिरा, कप चाय, घड़ा पानी, लेकिन ये गेंद और बल्ला विषम युगम है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जैसे विशुद्ध प्रमाणीकरण से संबंधित है वैसे ही मर्ग मरीचिका का संबंध आपसे पूछा गया। तो किससे आ जाता है साथियों, ये भ्रमर से आ जाता है, भ्रम से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ABCDEF 6 गांव आपको दे रखा है। तो देखो तो क्या दे रखा है कि D के 1 किलोमीटर पश्चिम में कौन है, F है। E के 1 किलोमीटर पूर्व में D है और E के 2 किलोमीटर उत्तर में A है। और आगे क्या दे रखा है कि A के 1 किलोमीटर पूर्व में C है और A से 1 किलोमीटर दक्षिण में D है। तो A के कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन कौन से हैं साथियों, तो वो A, D और E आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि देखो P स्थित है O से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर, Q स्थित है O से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर, R स्थित है ठीक Q और
P के मध्य है, Q और R के मध्य की जो दूरी आपसे पूछी गई तो साथियों वो कितनी आ जाती है, 250 किलोमीटर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखे कि अरुष अंबिका का पुत्र है, अंबिका अवनी की बहनें हैं, आरती अवनी की माँ है और अमन आरती का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आएगा? तो साथियों ये सेकंड वाला आएगा, अमन आरुष के मामा है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर जो संबंध पूछा गया है ये जो देने के बाद में, तो इसका आंसर कौन सा आएगा साथियों? ये सेकंड वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार आपको जमाना है साथियों, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा। आराम से कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित तार्किक क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। देखो साथियों, सबसे पहले घास, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है साथियों? सांप खाता है, सांप को बाज खा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? देखो इसके बारे में बात करें तो ये तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पर से क्या देखा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या का समूह 167, 842, 950, 185, 716 में आ सकती है? तो कौन सा आएगा साथियों? वो आ जाता है 563 आएगा। किस प्रकार से आएगा? सभी का योग 14 14 आ रहा है, तो यहाँ पर से इसमें 563 भी, इसका योग कितना आएगा? 14 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्रम पूछा गया, देखो इस प्रकार से यहाँ पर से आगे वाला अगला वाला जो क्रम पूछा गया था, देखो अंतर कितना कितना आएगा। यहाँ पर से अंतर बात करें तो 1208 का है, इसमें भी 1208 का, इसमें भी 1208 का, तो आपका जो आंसर आएगा वो 5871 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में एक श्रृंखला दे रखी है, उस श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो साथियों थर्ड वाला आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आपके पास में से यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया तो किस प्रकार से आएगा? बी के बाद में डी आ रहा है, तो मतलब कि कितने की वैल्यू हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। डी के बाद में साथियों कितना आ रहा है? जी आ रहा है, तो 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कितना आ गया साथियों? ये आ जाता है, जी के बाद में जे आ जाता है, तो यहाँ पर से 3 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर से बात करें तो 4 की वृद्धि हो रही है। तो सेम टू सेम अपन यहाँ पर से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर से कितना आएगा साथियों? ये आ जाती है 4 की वृद्धि, और यहाँ पर से 5 की वृद्धि और कर दो तो आपका आंसर आएगा डब्लू। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा साथियों? क्वेश्चन मार्क की जगह सवाल पूछा गया, तो देखो 10 में 7 में से इसमें 28 में 7 का भाग दोगे तो ये आ जाता है। इसी प्रकार से 10 में भाग दोगे अपने पास में से 2 आ जाता है, तो यहाँ पर से कॉमन कौन सा आएगा? बी आएगा नहीं, ये आएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। इसे 1 अप्रैल को प्रातः 6 बजे सेट किया गया। उसी माह के 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे घड़ी क्या समय बताएगी? तो साथियों वो कितना बताएगी? 11:39 बताएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? तो कितना आएगा? देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, एक तो ये आ गया, दूसरा बात करें तो दूसरा ये आ गया, तीसरा बात करें तो साथियों तीसरा ये आ जाता है, और चौथा एक और है साथियों ये आ जाता है। ठीक है, जिसके पहले बात में देखो क्या जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को शनिवार होगा? तो साथियों किस दिनांक को होगा? यहाँ पर से 6 तारीख को होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एक कतार में खड़े हैं, सी और डी एक दूसरे के सन्निकट हैं, ई के बगल में खड़े हैं, बी केवल ए के बगल में खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है। इस कतार में दोनों अंतिम छोरों पर कौन खड़े हैं? तो साथियों वो आ जाते हैं यहाँ पर से डी और एफ हैं, ये बी और एफ हैं, ये खड़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है कि 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर है? तो साथियों कौन सा होगा? वो 13वां होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा साथियों? आपको पैसेज पढ़ना है, इस पैसेज का जवाब देना है। ठीक है, पीडीएफ फाइल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसका जो आंसर रहेगा साथियों वो कौन सा रहेगा? यहाँ पर से ये सेकंड वाला रहेगा। निर्णय लेने में डेटा है वो अपर्याप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, प्लस का गुणा कर देते हैं, गुणे माइनस का अपन भाग कर देते हैं, और गुणा का अपन क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, और भाग का अपन माइनस कर देते हैं। तो अपने पास में जो सही समीकरण बैठेगा वो कौन सा बैठेगा साथियों? अपना पहले वाला ही बैठेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बाद में दोबारा से आपके पास में एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में अपने को जवाब देना है। सवाल क्या दे रखा है? देखो, प्रातःकाल में कैफीन का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो साथियों पैसेज के अंदर से बात करें तो क्या आएगा? संभवतः सही है। दूसरा बात करते हैं, बहिर्मुखी सायंकाल के कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं। तो साथियों कौन सा है? ये डेटा है वो अपर्याप्त आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लोग चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं कैफीन के तार्किक क्षमता को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर से क्या आएगा साथियों? निश्चित से सही है।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से देखो क्या दे रखा है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग किया जाता है साथियों परिरक्षक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, क्रिस्टलीकरण है, ये आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निम्नलिखित में से असुमेलित पूछा गया है। तो देखो कच्चा आम होता है, कच्चे आम के अंदर से मैली कंबल नहीं पाया जाता, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, ये नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, लेकिन रेशम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित नहीं है, वो पूछा गया था। देखो साथियों कौन सा आएगा, तारों का टिमटमाना हुए प्रतीत होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। दूसरा बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया। तो कितना जाता है साथियों, 65 dB तय किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, यह जाता है एथलीट फुट रोग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में असत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला कथन बात करते हैं, तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर काउंसिल की स्थापना बम्बई से एवं मद्रास में की गई, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, सेंट हेलेना अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधायिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 27 थी, ये बात एकदम गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उक्त प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल 57 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा कौन सा आता है, अनुच्छेद 71(1) है, इसमें ये बात कही गई है। अनुच्छेद 59(2) में बात करें तो साथियों क्या जाता है कि राष्ट्रपति होता है वो लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकता, ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता माना जाता है, तो कौन रहते हैं साथियों, जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद विमुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संवैधानिक कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर पद पर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित कर प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है, बात एकदम गलत है। दूसरा बात करें, इस प्रक्रिया का निर्धारण संसद द्वारा पारित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों तथा राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन पर लाया जा सकता है। दोनों के दोनों कथन सही हैं साथियों, सत्य कथन के बारे में बात हो रही थी, दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। यह त्यागपत्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक उपबंध है। तो साथियों याद रखना, यह आर्टिकल 67(1) में कहा गया है। ठीक है, यह वाला जो क्वेश्चन है साथियों मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 98 का सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो कौन सा था साथियों, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। तो साथियों कौन सा सही नहीं है, इसका जवाब बात करें तो आ जाता है, यह आ जाता है परिरक्षण भारत की प्रभुता एकता अखंडता का है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ से आपको नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें तो ग्राम पंचायतों की स्थापना है, ये आर्टिकल किस में दिया गया साथियों, 40 में दिया गया, तो ये रहा 40 आ गया। दूसरा बात करें नशीली औषधियों और मदिरापान के बारे में बात करें तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया साथियों अनुच्छेद 47 में दिया गया है। दूसरा बात करें SC ST और अन्य दुर्बल बलों के बारे में बात करें तो कौन सा था साथियों, अनुच्छेद 46 में दिया गया है। और कुटीर उद्योग प्रोत्साहन है, ये 43 में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ये तीसरे वाला एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन बात हो रही है। तो पहला कथन बात करें तो राज्यपाल को राज्य
कि सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा मंत्रियों के कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार है। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, राज्यपाल को विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों और विकास योजनाओं के क्रम का में विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये बात यहाँ पर से सही है साथियों। दूसरा बात करें तो विधानसभा के विघटन राष्ट्रपति के सलाह से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये बात एकदम गलत आती है साथियों। दूसरा बात करते हैं, विधानसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति के मनोनयन संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन के तहत निष्प्रभावी किया गया? तो कौन सा था साथियों? यह आता है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है। 101 में क्या था कि इसमें से जीएसटी लागू होती है। क्या होती है? जीएसटी लागू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 16वीं विधानसभा के तहत किसे सरकारी मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया साथियों? याद रखना, जोगेश्वर गर्ग को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है? लाडले राष्ट्रपति में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल बात देखो क्या दे रखा कि राजस्थान का एक अधीनस्थ न्यायालय जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर के मामले के विरुद्ध निर्णय दिया है, उक्त स्थिति में किस रीट के माध्यम से उस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास मंगाया जा सकता है? तो उत्प्रेषण के हिसाब से मंगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन कौन भरता है? तो साथियों संभागीय आयुक्त वो भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ध्येय वाक्य आपसे पूछा गया है, तो क्या जाता है साथियों? ये आता है निर्भीकम निष्पक्षम च उत्तम चयनम आ जाता है। ठीक है। ये 2021 एसआई भर्ती के मामले में ये जो ध्येय वाक्य था वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी धांधली हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 108 का सवाल में दे रखा कि हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी, ठीक है, रो का प्रमुख किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया साथियों? यह आता है पराग जैन को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा कि हाल ही में उदयपुर जिले में स्थित मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें, मेनार एक मीठे पानी का मानसूनी वेटलैंड है जो बर्मा तालाब, विजय सागर तालाब और कोरोदा तालाब से मिलकर बना है। बात एकदम साथियों गलत आती है यहाँ पर से। दूसरा बात करें तो मेनार को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। ये बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, इस साइट का कुल क्षेत्रफल है वो 463.4 हेक्टर है। ये बात भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पर से पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है साथियों? पहले वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जरूर छप सकता है। सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें, इन खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान द्वारा की जाएगी। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, ये खेल नवंबर 2025 में संयुक्त रूप से पूर्णिमा विश्वविद्यालय व राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। ये बात भी सही है। दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 29 अप्रैल को केंद्रीय शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ने भारतीय तटरेखा का पुनर्निर्धारण किया। इसके अनुसार देश भर में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है लाडले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में दे रखा कि 12 मई को दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। इस हेतु उनका स्कोर था तो कितना साथियों? 90.23 मीटर था। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2025 हेतु किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया साथियों? कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, क्या दे रखा? देखो, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बात बतानी है। पहला कथन किया जाता है, देखो, एयर इंडिया के 15वें संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में किया गया। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, एयर इंडिया 2025 की थीम द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई। तो बात एकदम सही है साथियों। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों व भाषणों का संकलन किस पुस्तक में वर्णित है? तो किस में वर्णित है साथियों? संस्कृति का 5वां अध्याय में वर्णित है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
और सत्य कथन के बारे में बताना है। देखो सबसे पहले बात करें तो कौन सा दे रखा है कि भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2026 तक रहेगा। ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य कथन के बारे में बात होनी है। पहला कथन क्या जाता है, देखो अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI युद्ध विमान से गलाइम बम गौरव का परीक्षण किया। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें तो गौरव बम रिसर्च सेंटर बिल्डिंग हैदराबाद व आयुध अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। बात एकदम सही है, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है, देखो पौंगंगा सो तथा सोमुरिरी झील स्थित है कहाँ पर साथियों, ये कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जुलाई के महीने में ITCZ की स्थिति आपसे पूछी गई तो साथियों कितनी आती है, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रहती है। नेक्स्ट बात करें जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशा में प्रवाहित होती हैं तो यह प्रवाह प्रतिरूप करता है, तो साथियों प्रतिरूप क्या कहलाता है, इसको अर्य कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ वन के प्रकार बता दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको प्रजाति बताई गई है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो इसमें से महोगनी और एबोनी आएगा। दूसरा बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो चंदन और महुआ आ जाता है। ठीक है, जवार यमन मैग्रोव और सौंदर्य आ जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति बात करें तो काई और लाइकेन आ जाता है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा साथियों, आपका दूसरे वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर रखा कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक को अभिकरण A तथा दूसरे को कारण R कहा जा सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का सही वाक्य बताना है। अभिकथन क्या दे रखा कि वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से बाजार की निकटता में स्थानीयकृत होते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें कपास विशुद्ध कच्चा माल है, ये भी बात सही है। A और R दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 के तहत देश में 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन का रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, ये पूर्वी घाट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थित है, तो कहाँ पर लाडले, ये कोटा में है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो पूछा गया है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार आपको 869 किलोमीटर बता रखा, तो ये बात यहाँ पर से गलत आएगी साथियों। 869 न होकर कितना जाता है, उत्तर दक्षिण का जो विस्तार आएगा वो 826 आएगा, और इधर बात करें तो पूर्व पश्चिम का ये विस्तार माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं माही और बनास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है, तो कौन सी होती है साथियों, मक्का होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी कहाँ पर है साथियों, बांसवाड़ा में है लाडलो। नेक्स्ट बात करते हैं गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा, गोधन अक आएगा लाडले। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित आपसे नहीं है, वो पूछा गया है। गिरी पर्वत बता रखा है और गिरी वाणी बता रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सु उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा साथियों, ये सता है सारोप आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 100 कितने का आएगा, यहाँ पर से आ गए थे 132 का, ये रहा दे रखा है। देखो कौन सा विलोम युगम सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, देखो विजाति का सजाति बता रखा, तो बात एकदम गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कौन सा समास विग्रह गलत है, तो कौन सा गलत है साथियों, जाता है देखो उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला, ये विग्रह है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा कि किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है, तो कौन से में नहीं साथियों, मजला में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नग अचल अद्र
किसके पर्यायवाची है, तो किसके हैं साथियों, ये पहाड़ के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला बात करें, जीने का इच्छुक जिज्ञासु होता है, ठीक है, जिसे जीतना आसान न हो तो इसमें दुर्लभ बता रखा, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा है साथियों, ये मैथिली गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य कौन सा आएगा साथियों, मैंने आपको प्रणाम किया, ठीक है, मैंने आपको प्रणाम किया, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा साथियों, देखो सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। पहला बात करें, आंचल में बात बांधना, ठीक है, यहाँ पर से बात सही है। दूसरा बात करें, देखो क्या जाता है, आफत की पुड़िया, सुध बुध खो देना, ये बात एकदम गलत आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं 140 का सवाल। 140 में क्या पूछा गया कि पराकाष्ठा शब्द का द्योतक पूछा गया, तो जेनिथ पूछा, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आपके पास में पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको इसके जवाब देने हैं। तो इसमें से देखो पहले वाले के बारे में बात करें तो कौन सा था साथियों, देखो इधर 141 में बात करें तो ये चौथे वाला सही रहेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 142 के बारे में, तो इसमें से पहले वाला सही है। 143 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, इसमें से चौथे वाला एकदम राइट आंसर रहेगा। 144 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, टू केयर वाला आएगा, टू केयर फॉर ए चाइल्ड आएगा साथियों, याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लालन पालन का मतलब होता है। 145 के बारे में बात करें तो कौन सा आएगा साथियों, 145 में जाता है, यहाँ पर से चौथे वाला सही रहेगा, ठीक है। 146 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर से आपको जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस के अंदर से आपको एरर फाइंड करनी है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा साथियों, ये सेकंड वाला आएगा, मैन इंडस्ट्रीज वाला। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरे में कौन सा आएगा, 147 में आएगा, मच लेट आएगा। और 148 के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, 148 में आएगा दूसरे वाला, ठीक है। और 149 के बारे में बात करें साथियों कौन सा आएगा, तीसरे वाला आएगा। और लास्ट का जब बात करते हैं तो कौन सा आएगा साथियों, ये आ जाता है यहाँ पर से तीसरे वाला आंसर रहेगा। इसी के साथ में साथियों आपका जो यहाँ पर से पटवार टेस्ट सीरीज 2.0 का फाइनल टेस्ट 4 है उसका कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। अभी एक टेस्ट और बचा है, इस टेस्ट के बाद में आपके जो फाइनल टेस्ट 5 है वो कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।